दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ लॉक्ड इन एक तरह से मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लॉक्ड इन मूवी। दोस्तों मैं 2022 की लॉक्ड इन मूवी, वो वाली मूवी नहीं, मैं अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है लॉक्ड इन 2023। जी हाँ दोस्तों, ये एक थ्रिलर मूवी है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में बात करेंगे। इसकी सारी कुछ डिटेल आपको बताने जा रहे हैं, इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग से रिलेटेड सारी कुछ इन्फॉर्मेशन जहाँ तक मेरे से हो सकेगी आपको बताने की कोशिश करूँगा। बाकी कुछ चीज़ छूट जाती है तो आप कमेंट कर नीचे डिस्क्रिप्शन में एक तरह से जाकर लिंक से भी चेकआउट कर सकते हो। मैं पूरी एक तरह से पीएचडी एक तरह से पीडीएफ बना कर दूंगा। साथ ही साथ इसी के साथ नीचे एक तरह से कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट भी कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। बाकी दोस्तों इसी के साथ अब हम आगे इसके बारे में बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं। लॉक्ड इन एक आगामी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जो नूर वाजी द्वारा निर्देशित और रोवन जोफे द्वारा लिखित है। इसमें फिन कोल, रोज विलियम्स और फेमके जानसेन ने अभिनय किया है। यह 1 नवंबर 2023 को स्ट्रीमिंग सेवा नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। परिसर: नाखुश नवविवाहित लीना विलियम्स खुद को अपनी सास जानसेन से जूझती हुई पाती है। एक कास्ट करें: फिन कोल लीना के रूप में रोज विलियम्स, कैथरीन के रूप में फेमके जानसेन, अन्ना फ्रेल, एलेक्स हासेल। उत्पादन: नियॉन फिल्म्स के लिए निकी बेंथम निर्माता हैं और गॉमोंट के लिए एलिसन जैक्सन कार्यकारी निर्माता हैं। यह निर्देशक नूर वाजी की फीचर लेंथ पहली फिल्म है जो रोवन जोफे की स्क्रिप्ट पर काम कर रही है। 2 कास्टिंग: दिसंबर 2022 में फिन कोल, फेमके जानसेन और रोज विलियम्स की मुख्य भूमिकाओं में पुष्टि की गई, जिसमें एलेक्स हासेल और अन्ना फ्रेल भी शामिल थे। 3 फिल्मांकन: मुख्य फोटोग्राफी 2022 के अंत में लंदन में शुरू हुई। 4 2023 की शुरुआत में सेंट एल्बंस कैथेड्रल सहित सेंट एल्बंस में भी फिल्मांकन हुआ। 5 रिलीज: यह फिल्म 1 नवंबर 2023 को स्ट्रीमिंग सेवा नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के लिए तैयार है। रोवन मार्क जोफे, जन्म 1973, एक ब्रिटिश पटकथा लेखक और निर्देशक हैं। वह निर्देशक रोलैंड जोफे और अभिनेत्री जेन लापोटेयर के बेटे और अभिनेत्री नथाली लुंघी के सौतेले भाई हैं। जोफे ने विश्वविद्यालय में नाटक लिखना शुरू किया और अंततः उन्हें कैमरून मैकिन्टोश छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया। दो जोफे की पहली 2 पटकथा लेखन परियोजनाओं लास्ट रिजॉर्ट और गैस अटैक दोनों ने एडिनबर्ग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ नए ब्रिटिश फीचर का पुरस्कार जीता। उनका 2003 का टेलीविजन नाटक टर्किश डिलाइट एक उबी हुई गृहिणी के बारे में है जो बेली डांसिंग का नया काम शुरू करती है, ने रॉयल टेलीविजन सोसाइटी का सर्वश्रेष्ठ ड्रामा अवार्ड मिडलैंड जीता। 3 उन्होंने द शूटिंग ऑफ थॉमस हर्नडल का निर्देशन किया, जिसने 2009 बाफ्टा टीवी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ एकल नाटक का पुरस्कार जीता। 4 2009 में जोफे ने अपनी पहली फीचर फिल्म का निर्देशन किया, जो उपन्यास ब्राइटन रॉक का उनका अपना रूपांतरण था, जो 1960 के दशक की कार्रवाई को स्थानांतरित करता है। 5 2010 में जोफे ने मार्टिन बूथ के उपन्यास ए वेरी प्राइवेट जेंटलमैन पर आधारित एक पटकथा लिखी। 6 इसे जॉर्ज क्लूनी की प्रमुख भूमिका के साथ एंटोन कॉर्बिन द्वारा निर्देशित किया गया था और अंततः इसे द अमेरिकन फिल्म शीर्षक के तहत रिलीज किया गया था। निर्देशक के रूप में जोफे की अगली परियोजना एस.जे. वॉटसन के उपन्यास बिफोर आई गो टू स्लीप का रूपांतरण थी, 7 जिसमें निकोल किडमैन मुख्य भूमिका में थीं। 8 जोफे ने पटकथा रूपांतरण भी लिखा। 2017 में टिन स्टार, जिसके लिए जोफे निर्माता और निर्माता के रूप में काम करते हैं, ने स्काई अटलांटिक पर शुरुआत की। टिम रोथ अभिनीत श्रृंखला को संयुक्त राज्य अमेरिका में वितरण के लिए अमेज़न स्ट्रीमिंग सेवा द्वारा चुना गया था।
फिनेले लुइस जे कोल किंगस्टन लंदन के एक अंग्रेजी अभिनेता हैं। उन्हें बीबीसी श्रृंखला पीकी ब्लाइंडर्स में माइकल ग्रे की भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्होंने टीएनटी के एनिमल किंगडम में जोशुआ जे कोडी के रूप में भी अभिनय किया और फिल्म F9 में युवा जैकब टोरेटो की भूमिका निभाई। कैरियर। बचपन में कोल अपने पिता की तरह नावों पर काम करना चाहता था। एक उनके बड़े भाई जो भी एक अभिनेता हैं और उन्होंने फिन को उनकी पहली अभिनय नौकरी के लिए ऑडिशन दिलाने में मदद की। 2015 में फिन हेलेन एडमंडसन के बीबीसी वन रूपांतरण इन इंस्पेक्टर कॉल्स में एरिक बर्लिन के रूप में दिखाई दिए। 2015 में फिन हेलेन एडमंडसन के बीबीसी वन रूपांतरण इन इंस्पेक्टर कॉल्स में एरिक बर्लिन के रूप में दिखाई दिए। 2021 में फिन F9 में एक युवा जैकब टोरेटो के रूप में भी दिखाई दिए। व्यक्तिगत जीवन। कोल का जन्म लंदन में हुआ था। वह 5 भाइयों में दूसरे सबसे छोटे थे। एक उनके बड़े भाइयों में से एक जो कोल हैं, जिनके साथ उन्होंने पीकी ब्लाइंडर्स में अभिनय किया था। रोज विक्टोरिया विलियम्स, जन्म 18 फरवरी 1994, इलिंग, लंदन की एक अंग्रेजी अभिनेत्री हैं। वह रेन में प्रिंसेस क्लाउड और सैंडिटॉन में चार्लोट हेवुड के रूप में अपने काम के लिए जानी जाती हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। विलियम्स का जन्म 18 फरवरी 1994 को इलिंग, पश्चिम लंदन में हुआ था। उनकी मां एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में काम करती थीं और उनके पिता एक माली के रूप में काम करते थे। 1-2 जब वह 17 साल की थीं, तब उनकी पहली नौकरी डोवर स्ट्रीट मार्केट में एक कपड़े की दुकान में थी। उन्होंने फैशन का अध्ययन किया और 18 साल की उम्र में अभिनय करने का फैसला किया। 3 कैरियर। सेठ ग्रीन और मैकाले कल्किन के साथ चेंजलैंड में प्रदर्शित होने से पहले विलियम्स कैजुअल्टी, रेन, मेडिसी और कर्फ्यू में दिखाई दिए। 4 विलियम्स ने जेन ऑस्टेन के अधूरे उपन्यास सैंडिटॉन के 2019 एंड्रयू डेविस रूपांतरण में मुख्य भूमिका निभाई है। एक रेन में उनकी भूमिका के लिए उन्हें 3 साल तक टोरंटो में रहना पड़ा। 2 1970 के दशक की लंदन की एक नर्स के बारे में बनी ब्रिटिश हॉरर फिल्म द पावर में विलियम्स की मुख्य भूमिका थी, जिसमें एम्मा रिग्बी भी थीं। 5 लेस्ली मैनविले अभिनीत फिल्म रूपांतरण मिसेस हैरिस गोज टू पेरिस में विलियम्स की भी सहायक भूमिका है। गॉमोंट फिल्म कंपनी, बटाओ एम बटा, उद्धरण वांछित फ्रेंच पोएम जिसे अक्सर गॉमोंट के रूप में संक्षिप्त किया जाता है, एक फ्रांसीसी फिल्म स्टूडियो है जिसका मुख्यालय न्यूली सुर सीन, फ्रांस में है। 5 1895 में इंजीनियर से आविष्कारक बने लियोन गॉमोंट 18641946 द्वारा स्थापित, यह दुनिया की सबसे पुरानी मौजूदा फिल्म कंपनी है, जो पाथे 1896 में स्थापित टाइटेनस 1904 जैसे अन्य स्टूडियो से पहले स्थापित की गई थी। नॉर्डिस्क फिल्म 1906, यूनिवर्सल, पैरामाउंट और निक्कत्सु 1912 में स्थापित। 6 गॉमोंट मुख्य रूप से फिल्मों का निर्माण, सह-निर्माण और वितरण करता है और 2011 में गॉमोंट के समेकित राजस्व का 95% फिल्म प्रभाग से आया था। 7 कंपनी अपनी अमेरिकी सहायक गॉमोंट इंटरनेशनल टेलीविजन के साथ साथ मौजूदा फ्रांसीसी उत्पादन सुविधाओं के साथ तेजी से टीवी श्रृंखला निर्माता बन रही है। गॉमोंट का संचालन निकोलस सेडॉक्स, अध्यक्ष, सिडोनी डुमास, जनरल डायरेक्टर, और क्रिस्टोफ रियांडी, डिप्टी जनरल डायरेक्टर, द्वारा किया जाता है। 8 इतिहास। मूल रूप से फोटोग्राफिक उपकरण में काम करने वाली कंपनी ने अपने कैमरा प्रोजेक्टर के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 1897 में लघु फिल्मों का निर्माण शुरू किया। लियोन गॉमोंट की सचिव एलिस गाई ब्लाचे मोशन पिक्चर उद्योग की पहली महिला निर्देशक बनी,
और वह 1897 से 1907 तक गौमोंट फिल्म स्टूडियो के उत्पादन प्रमुख बनी। 1905 से 1914 तक इसके सिटी एलगे स्टूडियो से ला विलेट, फ्रांस में संस्थापक के शुरुआती अक्षरों एलजी का सामान्य फ्रेंच उच्चारण दुनिया में सबसे बड़ा था। गौमोंट ने 1908 में पूर्ण लंबाई वाली फीचर फिल्मों का निर्माण शुरू किया। कंपनी ने 1907 तक अपने स्वयं के उपकरण और बड़े पैमाने पर उत्पादित फिल्मों का निर्माण किया, जब लुई फ्यूइलाडे गौमोंट के कलात्मक निदेशक बने। जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया तो उनकी जगह लियोन स्पेरेट ने ले ली, जिन्होंने कुछ साल बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में अपना करियर जारी रखा। उद्धरण वांछित 1909 में कंपनी ने पेरिस फिल्म कांग्रेस में भाग लिया, जो यूरोपीय निर्माताओं द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में एमपीपीसी के समान कार्टेल बनाने का एक असफल प्रयास था। गौमोंट ने विदेशी कार्यालय खोले और थिएटर श्रृंखला गौमोंट ब्रिटिश का अधिग्रहण किया, जिसने बाद में अल्फ्रेड हिचकॉक द्वारा निर्देशित द 39 स्टेप्स 1935 और द लेडी वैनिशेस 1938 जैसी कई फिल्मों का निर्माण किया। अपने प्रतिद्वंद्वी पाथे फ्रेरेस के साथ गौमोंट ने 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने तक यूरोप में मोशन पिक्चर उद्योग पर अपना दबदबा बनाए रखा। 1910 और 20 के दशक में गौमोंट ब्रिटिश लोगो 1920 के दशक में गौमोंट लोगो प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी हॉलीवुड प्रस्तुतियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण गौमोंट को आर्थिक नुकसान हुआ। 1925 में स्टूडियो का आउटपुट घटकर केवल 3 फिल्में रह गया। इसके अलावा गौमोंट तकनीकी परिवर्तनों, उदाहरण के लिए ध्वनि फिल्मों के आगमन की लागत के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ था। 1930 के दशक की शुरुआत में बढ़ते कर्ज और महामंदी के प्रभाव से प्रभावित होकर गौमोंट ने 1935 में दिवालिया घोषित कर दिया। 1937 में स्टूडियो ने उत्पादन बंद कर दिया और केवल एक थिएटर और वितरण कंपनी के रूप में काम किया। कंपनी को 1938 में फ्रांसीसी निगम हवास द्वारा खरीदा गया था। इसका नाम बदलकर सोसाइटी नोवेल डेस एटाब्लिशमेंट्स गौमोंट कर दिया गया और अपने फिल्म निर्माण स्टूडियो को फिर से खोल दिया गया। 10 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के वर्षों के दौरान गौमोंट फ्रांस की अर्थव्यवस्था की वित्तीय बर्बादी के साथ साथ इसकी सुविधाओं के भौतिक विनाश से प्रभावित हुआ था। कंपनी ने 1947 तक उत्पादन बंद कर दिया। हालांकि 1950 के दशक में फ्रेंच न्यू वेव फिल्मों में वैश्विक रुचि, साथ ही फ्रांसीसी फिल्मों, उदाहरण के लिए नगनता के भीतर अनुमति ने फ्रांसीसी प्रस्तुतियों को एक अमेरिकी सिनेमा के खिलाफ सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी, जो अभी भी बोझ से दबी हुई थी। रूढ़िवादी नैतिक कोड। यह अवधि गौमोंट स्टूडियो की प्रमुखता की वापसी को देखने की थी। 1975 में मीडिया टाइकून और फ्रांसीसी पुराने पैसे के उत्तराधिकारी करोड़पति निकोलस सेडॉक्स ने गौमोंट का प्रबंधन शुरू किया। उनके पास व्यक्तिगत रूप से 60% शेयर और 70% वोट थे। गौमोंट कोलंबिया ट्राइस्टार फिल्म्स लोगो 2004-2007 2 फरवरी 2000 को गौमोंट में डिजिटल सिनेमा प्रोजेक्ट के तकनीकी प्रबंधक फिलिप बिनेट ने टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स प्रोटोटाइप प्रोजेक्टर के साथ यूरोप में पहला डिजिटल सिनेमा प्रक्षेप। 2004 की शुरुआत से 2007 तक कंपनी ने फिल्मों के निर्माण और दुनिया भर में थिएटर और डीवीडी वितरण के लिए सोनी के साथ साझेदारी की थी। और कई वर्षों तक गौमोंट का होम वीडियो डिवीजन सोनी पिक्चर्स के साथ एक संयुक्त उद्यम था। वर्तमान में गौमोंट फ्रांस में वीडियो पर पैरामाउंट होम मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से अपनी फिल्में वितरित करता है। 2007 के अंत में गौमोंट ने 25 यूरो मिलियन में फ्रांसीसी एनिमेशन स्टूडियो अल्फानिम का अधिग्रहण कर लिया और इसका नाम बदलकर गौमोंट अल्फानिम रख दिया। 2013 तक इसे गौमोंट एनिमेशन के नाम से जाना जाता है। 14
16 दिसंबर 2010 को गॉमोंट ने लेगेंडे कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों की शेयर पूंजी में 6.6 मिलियन में 37.48% हिस्सेदारी हासिल कर ली। लेगेंडे एक पूर्ण लंबाई वाली फिल्म और टेलीविजन श्रृंखला उत्पादन और वितरण कंपनी है जिसका प्रबंधन एलेन गोल्डमैन द्वारा किया जाता है। 2011 तक लेगेंडे की हिस्सेदारी का मूल्य 6.3 मिलियन है। 15 2011 वह वर्ष भी था जब गॉमोंट ने लॉस एंजल्स, अमेरिका में अपना गॉमोंट अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन प्रभाग खोला था। 16 2011 में गॉमोंट ने द इनटचेबल्स का सह निर्माण और सह वितरण किया, जो फ्रांस की अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 17 द इनटचेबल्स की अंतर्राष्ट्रीय रिलीज भी उतनी ही सफल रही, जिसने जर्मनी में हैरी पॉटर और ट्रांसपोर्टर्स जैसी पिछली अंतर्राष्ट्रीय ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। 18 इनटचेबल्स सबसे ज्यादा कमाई करने वाली विदेशी भाषा अंग्रेजी के अलावा किसी भी भाषा की फिल्म है, जिसने जापानी स्पिरिटेड अवे के $275 मिलियन के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। यह फिल्म गॉमोंट की 2011 की चौथी तिमाही में सिनेमा की बिक्री को 47.9 मिलियन तक बढ़ाने में एक प्रमुख उत्प्रेरक थी, जो साल दर साल 651% अधिक थी। 19 फिल्म की सफलता ने 2011 के आधे साल के घाटे को रिकॉर्ड वार्षिक 26 यूरो मिलियन के मुनाफे में बदल दिया। 3 द इनटचेबल्स का बॉक्स ऑफिस वर्तमान में $361 मिलियन है। 20 2012 में गॉमोंट ने 3.1 मिलियन में प्रोडक्शन कंपनी नोवेल्स एडिशन डी फिल्म्स (NAF) का अधिग्रहण किया। कंपनी को पहले सिनेमा के दिग्गज लुइस मैले द्वारा चलाया और बनाया गया था। अधिग्रहण के हिस्से के रूप में गॉमोंट अब पूरे मैले संग्रह का मालिक है, जिसमें एसेंसेउर पॉर लचफोर्ड, अटलांटिक सिटी और रेवोयर लेस एनफेंट्स शामिल हैं। 21 फरवरी 2012 में गॉमोंट ने अपने टेलीविजन डिवीजन को फिर से शुरू किया, जो लगभग 10 वर्षों से बंद था। 17 डेडलाइन हॉलीवुड के अनुसार 2 मई 2016 को गॉमोंट ने ग्लोबल गेट एंटरटेनमेंट कंसोर्टियम लॉन्च करने के लिए लायंसगेट और 7 अन्य अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ मिलकर काम किया। ग्लोबल गेट दुनिया भर के बाजारों में स्थानीय भाषा की फिल्मों का निर्माण और वितरण करेगा। लायंसगेट ने सोमवार को कहा कि उसने ग्लोबल गेट को लॉन्च करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मनोरंजन अधिकारियों पॉल प्रेसबर्गर, विलियम फिफर और क्लिफोर्ड वर्बर के साथ साझेदारी की है। 3 साल बाद गॉमोंट को ग्लोबल गेट के नए फ्रांसीसी सदस्य के रूप में TF एक स्टूडियो द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। 1 मार्च 2017 को गॉमोंट ने उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लेस सिनेमास गॉमोंट पाथे में अपनी 34% हिस्सेदारी $400 मिलियन में पाथे को बेच दी। 24 जनवरी 2018 में यह घोषणा की गई थी कि कंपनी का पहला कार्यालय कोलोन में जुलाई 2018 में खुलने वाला है। फिल्म निर्माता और नए प्रबंधक सबाइन डी मार्ट के अनुसार कार्यालय प्रीमियर ड्रामा प्रोग्रामिंग के विकास और उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार है। 25 उत्पादन गॉमोंट वर्तमान में के रूप में की सूची में 938 फिल्में हैं, जिनमें से अधिकांश फ्रेंच में हैं, हालांकि कुछ अपवाद भी हैं, जैसे ल्यूक बेसन की द फिफ्थ एलिमेंट 1997। गॉमोंट द्वारा निर्मित सबसे उल्लेखनीय फिल्मों में धारावाहिक जूडेक्स 1916 और फैंटमास 1913 हैं। अर्नेस्ट बॉर्बन अभिनीत कॉमिक ओनेसिम श्रृंखला और कॉमिक बेबे श्रृंखला, जिसमें 5 वर्षीय रेने डेरी ने अभिनय किया है। गॉमोंट के पास जिन 2 सबसे बड़ी फिल्मों के अधिकार हैं, वे हैं जीन मैरी पोयरे की लेस विजिटर्स, जिसका बॉक्स ऑफिस $98 मिलियन था, और ओलिवियर नाकाचे और एरिक टोलेडानो की 2011 की ब्लॉकबस्टर इनटचेबल्स, जिसका बॉक्स ऑफिस $427 मिलियन था।
20 एबेल गांस और शुरुआती एनिमेटर एमिल कोहल जैसे निर्देशकों ने किसी न किसी समय स्टूडियो के लिए काम किया। कंपनी ने टेलीविजन शो का भी निर्माण किया है, जिसमें 7 एनिमेटेड श्रृंखलाएं शामिल हैं: हाइलैंडर, द एनिमेटेड सीरीज, स्पेस गूफ्स, द मैजिशियन, ड्रैगन फ्लाइज, एफ इज फॉर फैमिली और स्काई डांसर्स। दूसरी और तीसरी उनकी संबंधित खिलौना श्रृंखला पर आधारित हैं और बहुत लोकप्रिय ऑगी और कॉकरोच। कंपनी ने अपनी अमेरिकी इकाई गॉमोंट इंटरनेशनल टेलीविजन में 2 श्रृंखलाओं हैनिबल और हेमलॉक ग्रोव का उत्पादन भी शुरू किया। स्टूडियो को एक लघु प्रमुख स्टूडियो के रूप में वर्णित किया गया है। 26 कॉरपोरेट संरचना। सिनेपार 69.92% वोटिंग अधिकारों के साथ बहुसंख्यक शेयरधारक है। इस इकाई को सीईओ निकोलस सेडॉक्स द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अन्य निजी शेयरधारक फर्स्ट ईगल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, बोल्लोरे और ग्रुप इंडस्ट्रियल मार्सेल डसॉल्ट हैं। कंपनी के पास 4,16,784 शेयरों का फ्री फ्लोट है, जो पूंजी का 9.75% और वोटिंग अधिकार का 5.99% दर्शाता है। 3 वित्तीय जानकारी। 2012 की पहली छमाही में गॉमोंट ने 7.7 मिलियन का लाभ दर्ज किया, जिसने 2011 की पहली छमाही से 0.6 मिलियन के नुकसान को उलट दिया। लाभ राजस्व में 49% की वृद्धि से प्रेरित था, जो 50.1 मिलियन तक पहुंच गया। कंपनी ने इनटचेबल्स के निरंतर प्रभावों का हवाला दिया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय राजस्व में 153% की वृद्धि हुई। 27 गॉमोंट का वर्तमान के रूप में बाजार पूंजीकरण 164 यूरो मिलियन है। 28 लोगो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस एक तरह से मूवी के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि एक थ्रिलर मूवी है। और लेंथ के बारे में बात की जाए तो इसकी लेंथ तकरीबन 2 घंटा लगभग 13 मिनट इसकी लेंथ बताई जा रही है। ये एक थ्रिलर मूवी है जिसके अंदर आपको एक्शन देखने को मिलेगा और साथ ही साथ बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में से शूट किया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं इस एक तरह से मूवी के बारे में आपको बता रहा हूँ। रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो इसे कुछ दिन पहले कुछ चुनिंदा सिनेमाघरों में रिलीज़ किया गया था और इसके बाद OTT प्लेटफॉर्म पर अभी इसे उतार दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, 1 तारीख को इसे एक तरह से OTT प्लेटफॉर्म पर उतार दिया गया है। और लैंग्वेज की बात की जाए तो इसे मल्टीपल लैंग्वेजों में डब करके रिलीज़ किया गया है। जी हाँ दोस्तों, हिंदी में तो हमें देखने को मिलेगी, साथ ही साथ इंग्लिश और साथ ही साथ आप अपनी कंट्री के हिसाब से लैंग्वेज चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड करा दिया है। दोस्तों इसी के साथ अब हम इसके बारे में और जितनी भी डिटेल है वो मैं आपको बताता हूँ। फेम के बेउमर जानसेन 3 डच उच्चारण FMKBMRJNSN, जन्म 5 नवंबर 1964 456, एक डच अभिनेत्री हैं। उन्होंने गोल्डनाई 1995 में जेनिया ओनाटोप एक्स-मेन फिल्म श्रृंखला 2000-2014 में जीन ग्रे बटा फीनिक्स और टेकन फिल्म त्रयी 2008-2014 में लेनोर मिल्स की भूमिका निभाई। 2008 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा सत्यनिष्ठा के लिए सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया था। उन्होंने 2011 में ब्रिंगिंग अप बॉबी के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की। उन्हें नेटफ्लिक्स की मूल श्रृंखला हेमलॉक ग्रोव 2013-2015, FX के निप बटाटक 2003-2010 और ABC के हाउ टू में उनकी भूमिकाओं के लिए भी जाना जाता है। हत्या करके भाग जाओ 2014-2020। जैनसेन ने 2017 NBC क्राइम थ्रिलर द ब्लैकलिस्ट रिडेम्पशन में अभिनय किया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। फेम के बेउमर जानसेन 3 का जन्म 1964 7-6 अम्स्टेलवीन, नीदरलैंड में हुआ था। 8-9 उनकी 2 बहनें हैं। निर्देशक एंटोनेट बेउमर और अभिनेत्री मार्जोलिन बेउमर दोनों ने अपने माता पिता के तलाक के बाद अपना उपनाम बदलकर बेउमर रख लिया। 10 अपने मूल डच के अलावा जानसेन अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा बोलती हैं। उसने जर्मन भाषा सीखी
लेकिन इसे जारी नहीं रखा। 11 हाई स्कूल स्नातक होने के बाद जैनसेन ने एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय में 1 वर्ष तक अर्थशास्त्र का अध्ययन किया, जिसे बाद में उन्होंने मेरा अब तक का सबसे मूर्खतापूर्ण विचार कहा। 1990 के दशक की शुरुआत में उन्होंने रचनात्मक लेखन और साहित्य का अध्ययन करने के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ जनरल स्टडीज में दाखिला लिया। 12-13 कैरियर मॉडलिंग और 1990 के दशक की शुरुआत। 1984 में जैनसेन एक फैशन मॉडल के रूप में अपना पेशेवर करियर शुरू करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका चली गईं। उन्होंने एलीट मॉडल मैनेजमेंट के साथ अनुबंध किया और यवेस सेंट लॉरेंट, जियोर्जियो अरमानी, चैनल और विक्टोरिया सीक्रेट के लिए काम किया। उन्होंने 1988 में कोटी के परफ्यूम एक्सक्लेमेशन के विज्ञापन में अभिनय किया। 14 उनके लुक की तुलना हेडी लैमर जैसे 1940 के दशक के फिल्म सितारों से की गई है। 8 1990 के दशक की शुरुआत में मॉडलिंग से सेवानिवृत्त होने के बाद जैनसेन ने कई टेलीविजन श्रृंखलाओं में अतिथि भूमिकाएं निभाईं, जिनमें 1992 के स्टार ट्रेक द नेक्स्ट जेनरेशन एपिसोड द परफेक्ट मैट में एक प्रमुख भूमिका भी शामिल थी, जिसमें उन्होंने पैट्रिक स्टीवर्ट के साथ सहानुभूतिपूर्ण रूपक कमला की भूमिका निभाई थी, जिसके साथ वह बाद में एक्स-मेन फिल्म श्रृंखला में अभिनय किया। 8 उसी वर्ष जैनसेन को स्टार ट्रेक डीप स्पेस नाइन में जड्जिया डैक्स की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने फिल्म में भूमिकाएं निभाने के लिए इसे ठुकरा दिया। 15 अविश्वसनीय स्रोत सत्यापन विफल उनकी पहली फिल्म भूमिका 1992 की अपराध ड्रामा फिल्म फादर्स एंड सन्स में जेफ गोल्डब्लम के साथ थी। 1990 का दशक 2008 में जैनसेन 1995 में जैनसेन पियर्स ब्रॉसन की पहली जेम्स बॉन्ड फिल्म गोल्डन आई में फीमेल फेटले जेनिया ओनाटोप के रूप में दिखाई दी। वह स्कॉट बकुला के साथ लॉर्ड ऑफ इल्यूजन्स में दिखाई दी। बॉन्ड गर्ल के प्रदर्शन के बाद टाइपकास्टिंग के खिलाफ लड़ने के प्रयास में जैनसेन ने जॉन इरविन की सिटी ऑफ इंडस्ट्री, वुडी एलन की सेलिब्रिटी, रॉबर्ट ऑल्टमैन की द जिंजरब्रेड मैन और टेड डेमे में दिखाई देने वाली अधिक दिलचस्प सहायक भूमिकाओं की तलाश शुरू कर दी। एस मॉन्यूमेंट एवेन्यू 16 डेनिस लेरी मॉन्यूमेंट एवेन्यू में उनके सह कलाकार इस बात से प्रभावित हुए कि वह कितनी आसानी से इसमें घुल मिल गईं। शुरुआत में उन्हें पहचान नहीं पाईं क्योंकि वह पहले से ही चरित्र में थीं। 8 1990 के दशक के अंत में वह द फैकल्टी, राउंडर्स, डीप राइजिंग और हाउस ऑन हॉन्टेड हिल में दिखाई दी। एक्स-मेन फिल्में 2000 में जैनसेन ने 20वीं सेंचुरी फॉक्स फिल्म एक्स-मेन में सुपर हीरो डॉ. जीन ग्रे की भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने 2003 की अगली कड़ी एक्स-2 में भूमिका दोहराई, जहां उनका चरित्र बढ़ती शक्तियों के संकेत दिखाता है, लेकिन फिल्म के अंत में संभवतः उसे मार दिया जाता है। एक्स-मेन द लास्ट स्टैंड 2006 में जैनसेन जीन के रूप में लौटता है, जिसकी एक्स-2 में मृत्यु ने उसके अंधेरे वैकल्पिक व्यक्तित्व फीनिक्स को जगा दिया। उस भूमिका के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का सैटर्न पुरस्कार जीता। 17 वह 2013 की फिल्म द वुल्वरिन में वुल्वरिन के मतिभ्रम के रूप में जीन के रूप में लौटीं। 18 इसके बाद एक्स-मेन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट 2014 के लिए एक संक्षिप्त कैमियो किया गया। 19-20 2002 वर्तमान 2002 में जैनसेन को मेन इन ब्लैक टू में खलनायिका सेरलिना की भूमिका मिली, लेकिन अपने परिवार में एक मौत के कारण उन्हें फिल्म छोड़नी पड़ी और उनकी जगह लारा फ्लिन बॉयल ने ले ली। 21 टीवी श्रृंखला निप बटाटक के दूसरे सीजन में जैनसेन की आकर्षक और जोड़ तोड़ करने वाली जीवन कोच अवा मूर की प्रमुख भूमिका थी, जिसने उन्हें हॉलीवुड लाइफ के ब्रेक थ्रू आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिलाया।
22 उन्होंने श्रृंखला के अंतिम 2 एपिसोड में अपनी भूमिका दोहराई। 2007 में उन्होंने टर्न द रिवर में अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें हैम्पटन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में विशेष मान्यता सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 23 अगले वर्ष उन्होंने ल्यूक बेसन की टेकन में अभिनय किया। जैनसेन ने टेलीविजन में काम करना जारी रखा। एनबीसी के पुलिस नाटक विंटर्स और शोटाइम के द फार्म के लिए टीवी पायलटों में दिखाई दिए, जो एक महिला जेल में स्थापित द एल वर्ल्ड का स्पिन ऑफ था। दोनों पायलटों को उनके नेटवर्क ने अस्वीकार कर दिया था। जैनसेन ने सभी डिज्नी थीम पार्कों में स्टूडियो ट्राम टूर के लिए डच भाषा का वर्णन प्रदान किया। 16 2011 में जैनसेन ने नाटक ब्रिंगिंग अप बॉबी के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की। उन्होंने फिल्म की पटकथा लिखी, जिसमें मिला जोवोविच, बिल पुलमैन और मार्सिया क्रॉस ने अभिनय किया। 24 उन्होंने टेकन 2 2012 और टेकन 3 2014 में लेनोर मिल्स के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। उन्होंने हेंसल एंड ग्रेटेल विच हंटर्स 2013 में मुख्य खलनायक म्यूरियल के रूप में अभिनय किया। 2016 में जैनसेन ने नेटफ्लिक्स की मूल हॉरर थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला हेमलॉक ग्रोव में अभिनय किया, जिसमें वह परिवार की कुलमाता ओलिविया गॉडफ्रे की भूमिका निभाती हैं। 25 जैनसेन की एबीसी अपराध थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला हाउ टू गेट अवे विद मर्डर में एक आवर्ती भूमिका थी, जो पूरी श्रृंखला में 10 एपिसोड में प्रदर्शित हुई। शो के सीजन 2 में उनकी भूमिका शुरू हुई और श्रृंखला के समापन में समाप्त हुई। मार्च 2016 में एनबीसी अपराध थ्रिलर द ब्लैकलिस्ट रिडेम्पशन एनबीसी श्रृंखला द ब्लैकलिस्ट का स्पिन ऑफ में जैनसेन को एक अभिनीत भूमिका में लिया गया था। 26 इसे मई 2016 में श्रृंखला के लिए चुना गया था। 27-2019 में उन्होंने ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल के लिए जूरर के रूप में काम किया। 28 इसके अलावा 2019 में जैनसेन जेफरी डीन मॉर्गन के साथ द पोस्टकार्ड किलिंग्स में शामिल हुए, जो 2020 में रिलीज हुई थी। 29-2021 में जैनसेन ईसाई रोमांटिक ड्रामा फिल्म रिडीमिंग लव 30 और आगामी एक्शन थ्रिलर डेंजरस में अभिनय करेंगे। 31 मार्च 2021 के एक साक्षात्कार में उन्होंने फोर्ब्स को एक लोकप्रिय एनीमे और मंगा सेंट सेया के लाइव एक्शन रूपांतरण में अपनी भागीदारी के बारे में कुछ विवरण दिए। जैनसेन ने घोषणा की कि फिल्मांकन पिछले वर्ष यूरोप में होना था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पादन 2 बार स्थगित कर दिया गया था। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि वह मुख्य पात्रों में से एक की भूमिका निभाएंगी, लेकिन उनका नाम नहीं बताया। 32 व्यक्तिगत जीवन और सक्रियता 1995 में जैनसेन ने वास्तुकार टॉड विलियम्स के बेटे, लेखक और निर्देशक किप विलियम्स से शादी की। 2000 में उनका तलाक हो गया। 9 उसने कहा है कि वह बच्चे पैदा नहीं करना चाहती। 33 जानवरों के अधिकारों के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए 2007 पेटा अभियान में जैनसेन अपने कुत्ते लिकोरिस, एक ब्रिंडल बोस्टन टेरियर के साथ दिखाई दी। अभियान में जानवरों के लिए देवदूत बने नारे का इस्तेमाल किया गया। 34-28 जनवरी 2008 को उन्हें नुसा दुआ, बाली में आयोजित संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन में ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के लिए सत्यनिष्ठा के लिए सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया था। 35 2016 में जैनसेन ने नई एक्स-मैन फिल्म एक्स-मैन एपोकैलिप्स में नहीं चुने जाने पर निराशा व्यक्त की और कहा कि हॉलीवुड बड़ी उम्र की महिलाओं के प्रति कामुक है। 36 उसने कहा, महिलाओं, यह दिलचस्प है क्योंकि उन्हें बदल दिया गया है और पुराने संस्करण फिर कभी नहीं देखे जाएंगे, जबकि पुरुषों को दोनों उम्र के होने की अनुमति है। 36 फिल्मोग्राफी फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां रेफरी
1992 पिता और पुत्र काइल क्रिश्चियन। 1994 अथक 4 राख से राख तक डॉक्टर सारा ली जाफी डायरेक्ट टू वीडियो फिल्म। 1995 भ्रम के भगवान डोरोथिया स्वान। 1995 सोने की आंख जेनिया ओनाटोप। 1996 मरी हुई लड़की खजाना। 1997 शहर के उद्योग राचेल मोंटाना। 1998 स्मारक एवेन्यू कैटी ओकॉनर। 1998 द जिंजरब्रेड मैन लीन मैग्रूडर। 1998 गहरा उदय ट्रिलियन सेंट जेम्स। 1998 आरपीएम क्लाउडिया हैक्स। 1998 एक प्रकार का खेल पेट्रा। 1998 प्रसिद्ध व्यक्ति बोनी। 1998 सेबस्टियन कोल के कारनामे फियोना। 1998 संकाय मिस एलिजाबेथ बर्क। 1999 हॉन्टेड हिल पर घर एवलिन स्टॉकर्ड प्राइस। 2000 प्यार और सेक्स केट वेल्स। 2000 सर्कस लिली गारफील्ड। 2001 पुरुष जीन ग्रे। 2001 बनाया जेसिका। 2001 एक शब्द मत कहो अगाथा एग्गी कॉनराड। 2002 में जासूसी करता हूं राहेल राइट। 2003 एक्स 2 जीन ग्रे। 2004 प्रशंसा भाषण जूडी अर्नोल्ड्स। 2005 लुकाछिपी डॉक्टर कैथरीन कार्सन। 2006 एक्समैन लास्ट स्टैंड जीन ग्रे बटा फीनिक्स। 2006 उपचार एलेग्रा मार्शल। 2007 10 ग्रेचेन रीगर्ट। 2007 नदी को मोड़ो कैली सुलिवान। 2008 निरालापन क्रिस्टन स्क्वायर। 2008 लिया लेनोर लेनी मिल्स। 2008 100 फीट मार्नी वॉटसन डायरेक्ट टू वीडियो फिल्म। 2010 गिरगिट जेनिफर जॉनसन डायरेक्ट टू वीडियो फिल्म। 2011 तट के नीचे मैरी रीड। 2012 आक्रांत 2 लेनोर लेनी मिल्स। 2013 हंसेल और ग्रेटल जादूगरनी के शिकारी मुरियल। 2013 वुल्वरिन जीन ग्रे। 2013 होने का अनुभव एन बटा ए मूल रूप से शीर्षक इन द वुड्स। 2014 एक लड़ाकू आदमी डायने शूलर डायरेक्ट टू वीडियो फिल्म। 2014 एकता कथावाचक आवाज दस्तावेजी। 2014 एक्समैन भविष्य अतीत के दिनों में जीन ग्रे कैमिया। 2014 लिया गया 3 लेनोर लेनी मिल्स। 2015 लाल दिल का जैक के। 2017 प्रदर्शन इलाना कार्ट्स। 2017 सभी मैं चाहता हूं वेनेसा 37। 2017 वंस अपॉन ए टाइम इन वेनिस केटी फोर्ड। 2018 स्थिति अपडेट कैथरीन एल्डन 38। 2018 बेउ कैवियार एनआईसी मूल रूप से लुइसियाना कैवियार शीर्षक 39। 2018 आशेर सोफी 40। 2019 झर गुलाब जेन हंट 41। 2019 मौलिक डॉक्टर एलेन टेलर। 2020 पोस्टकार्ड हत्याएं वैलेरी कानन 42-43। 2020 अनंत ली डगलस 44-45। 2021 मेहराब मार्गरेट मूल रूप से शीर्षक वे डाउन 46। 2021 खतरनाक एजेंट शौघेसी 47। 2022 प्यार को छुड़ाना रानी 48। 2023 दरवाजा चूहामा 49। 2023 राशि चक्र के शूरवीर वेंडर गुराड़ 50। 2023 लड़का दुनिया को मारता है हिल्डा वान डेर को 51। टीबीए बंद कर दिया कैथरीन 52। टीबीए प्रयोग 53। टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 1992 स्टार ट्रेक अगली पीढ़ी कमला एपिसोड द परफेक्ट मेट। 1994 मेलरोज प्लेस डायने एडमसन एपिसोड माइकल का खेल। 1994 दिन के अनुसार मॉडल लेक्स बटा लेडी एक्स टेलीविजन फिल्म। 1994 अछूत क्लियो एपिसोड दृश्यर्तिक।
20002001 सहयोगी मैकबील जेमी एपिसोड्स द मैन विद द बैग द एक्स फाइल्स 20042010 निपटक अवामूर आवर्ती भूमिका 11 एपिसोड 2007 विंटर्स क्रिस्टी विंटर्स टेलीविजन फिल्म 2008 किशोर प्रेम माया वेब सीरीज 2009 खेत वेलेंटीना गैलिंडो टेलीविजन फिल्म 2013 से 2015 सफेद पुष्प वाले विशैला पौधे हेमलॉक का बगीचा ओलिविया गॉडफ्रे मुख्य भूमिका 2015 से 2020 हत्या से कैसे बचें ईव रोथलो आवर्ती भूमिका 10 एपिसोड 2015 सुपर हवेली फ्राउ मेंटिस आवाज की भूमिका 2 एपिसोड 2016 रॉबोट चिकन जीन ग्रे आवाज की भूमिका एपिसोड जोएल हर्विट्स 2016 से 2018 काली सूची सुसान हारग्रेव आवर्ती भूमिका 5 एपिसोड 2017 ब्लैकलिस्ट मोचन मुख्य भूमिका 2019 जब वे हमें देखते हैं नैन्सी रयान लघु श्रृंखला 2 एपिसोड 54 2019 कब्जा जेसिका मैलोरी एपिसोड सुधार 55 2022 लंबी धीमी सांस छोड़े मेलिंडा बैरिंगटन आवर्ती भूमिका 56 निर्देशक के रूप में ब्रिंगिंग अप बॉबी 2011 निर्देशक निर्माता लेखक के रूप में पुरस्कार और नामांकन वर्ष संगठन वर्ग मनोनीत कार्य परिणाम संदर्भ 1996 एमटीवी मूवी अवॉर्ड्स सर्वश्रेष्ठ फाइट के लिए एमटीवी मूवी अवॉर्ड पियर्स ब्रॉसन के साथ साझा सोने की आंख मनोनीत 57 2000 ब्लॉकबस्टर मनोरंजन पुरस्कार पसंदीदा सहायक अभिनेत्री हॉरर हॉन्टेड हिल पर घर मनोनीत 58 फैंगोरिया चेंसॉ पुरस्कार सबसे अच्छी सह नायिका हॉन्टेड हिल पर घर मनोनीत 59 2001 ब्लॉकबस्टर मनोरंजन पुरस्कार पसंदीदा सहायक अभिनेत्री साइंस फिक्शन एक्स पुरुष मनोनीत 60 2006 हैम्पटन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कैरियर उपलब्धि के लिए गोल्डन स्टारफिश पुरस्कार उपचार जीत गया 61 हाई फॉल्स फिल्म फेस्टिवल सुसान बी एंथोनी असफलता असंभव है पुरस्कार उपचार जीत गया 62 चीख पुरस्कार सबसे सेक्सी सुपर हीरो एक्स-मेन लास्ट स्टैंड मनोनीत 58 सर्वश्रेष्ठ सुपर हीरो एक्स-मेन लास्ट स्टैंड मनोनीत 58 सर्वश्रेष्ठ मास दृश्य ह्यू जैकमैन के साथ साझा एक्स-मेन लास्ट स्टैंड जीत गया 63 टीन चॉइस अवार्ड्स चॉइस मूवी लिपलॉक ह्यू जैकमैन के साथ साझा एक्स-मेन लास्ट स्टैंड मनोनीत 64 2007 हैम्पटन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव विशेष पहचान नदी को मोड़ो जीत गया 58 विशेष पुरस्कार नदी को मोड़ो जीत गया 58 दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा यदि आपको और भी कोई एक तरह से दिक्कत आ रही हो हमारी वीडियो में या एक तरह से कुछ चीज़ आपको पूछनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ हम OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार एप्पल प्लस प्राइम वीडियो नेटफ्लिक्स सभी OTT प्लेटफॉर्म की मूवीज़ या सीरीज़ की एक्सपीडिशन लाते रहते हैं, तो आपको इन सभी कॉन्टेंट को देखना ज़रूरी है। तो आप हमारे इस एक तरह से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारा एक तरह से नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, इसलिए बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ अब हम इसकी जो कास्टिंग है, जो कैरेक्टर हमें देखने को मिला है एंडिंग के अंदर, उनके बारे में जानते हैं। एना लुइस फ्रेल जन्म 12 जुलाई 1976 एक अंग्रेजी अभिनेत्री हैं। उन्होंने पहली बार ब्रिटिश सोप ओपेरा ब्रुकसाइड 1993-1995 में बेथ जोरडाचे के किरदार से प्रसिद्धि हासिल की और अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि तब मिली जब उन्होंने एबीसी के पुशिंग डेजीज 2007-2009 में चार्लोट चक चार्ल्स की भूमिका निभाई।
जिसके लिए उन्होंने गोल्डन ग्लोब नामांकन प्राप्त हुआ। उन्होंने ITV बटा नेटफ्लिक्स श्रृंखला मार्सेला 2016-2021 में शीर्षक चरित्र के चित्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीता। उनकी अन्य प्रशंसाओं में ड्रामा डेस्क पुरस्कार, मानद उपाधि 1 और बाफ्टा नामांकन शामिल हैं। 1998 में फ्रेल ने द लैंड गर्ल्स में एक अभिनीत भूमिका के साथ अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की। इसके बाद के क्रेडिट में ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम 1999, सनसेट स्ट्रिप 2000, मी विदाउट यू 2001, टाइमलाइन 2003 गोल शामिल हैं। 2005 बाथरी, 2008 लैंड ऑफ द लॉस्ट, 2009 यू विल मीट ए टॉल डार्क स्ट्रेंजर, 2010 लिमिटलेस, 2011 और बुक्स ऑफ ब्लड 2020। उनके स्टेज क्रेडिट में क्लोजर, ब्रॉडवे 1999, ब्रेकफास्ट एट टिफनीज वेस्ट एंड 2009 और अंकल वान्या वेस्ट एंड 2012 शामिल हैं। प्रारंभिक जीवन। एना लुइस फ्रेल का जन्म 12 जुलाई 1976 को रोशडेल, ग्रेटर मैनचेस्टर में हुआ था। 2-3 उनकी मां जूली बैमफोर्ड फ्रेल, जन्म 1952, एक विशेष आवश्यकता वाली शिक्षिका हैं। 4 उनके पिता डेसमंड डेस फ्रेल, जन्म 1951, बेलफास्ट में पैदा हुए और काउंटी डोनेगल, आयरलैंड में पले बढ़े। 5 वह एक पूर्व फ्रांसीसी शिक्षक और लोक गिटार वादक हैं, जो अब एक वेब डिजाइन कंपनी के मालिक हैं। 4 उनके भाई माइकल एक चिकित्सक हैं, जिन्होंने अपनी युवावस्था में होबिस के लिए टेलीविजन विज्ञापन का काम किया था। 6 फ्रेल ने क्रॉम्पटन हाउस स्कूल, एक एंग्लिकन स्कूल और बाद में होली क्रॉस कॉलेज, एक रोमन कैथोलिक कॉलेज में पढ़ाई की। 7 उन्होंने ओल्डम थिएटर वर्कशॉप में एक अभिनेत्री के रूप में अपना प्रशिक्षण शुरू किया। 8 कैरियर 1991-2000 टेलीविजन कार्य और फिल्मी शुरुआत। फ्रेल ने अपने पेशेवर अभिनय की शुरुआत 13 साल की उम्र में टेलीविजन मिनी सीरीज GBH में माइकल पॉलिन की बेटी की भूमिका निभाते हुए की, जो 1991 में UK में प्रसारित हुई और कई बाफ्टा के लिए नामांकित हुई। 9 इसके परिणामस्वरूप क्रमशः 1991 और 1992 में सोप ओपेरा कोरोनेशन स्ट्रीट और एमरडेल में प्रस्तुति हुई। अगले वर्ष उन्हें चैनल 4 साबुन ब्रुकसाइड पर बेथ जोरडाचे के रूप में चुना गया। यह भूमिका उन्होंने 2 साल तक निभाई। यह किरदार श्रृंखला के कुछ सबसे प्रसिद्ध कथानकों में शामिल था, जिसमें उसके ऑन-स्क्रीन पिता की मृत्यु 10 और ब्रिटिश टेलीविजन इतिहास में पहली बार प्री वाटरशेड समलैंगिक चुंबन की कहानी शामिल थी। 7 बाद वाला क्षण दुनिया भर में प्रसारित किया गया, जिनमें वे 76 देश भी शामिल हैं जहां समलैंगिकता अवैध है, जब इसे 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक उद्घाटन समारोह के हिस्से के रूप में प्रदर्शित किया गया था। 11 उन्होंने बाद में कहा, बहुत लंबे समय तक मुझे उस चुंबन से परिभाषित किया गया था और मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। मैंने अन्य समलैंगिक भूमिकाओं को ठुकराने में कई साल बिताए क्योंकि ऐसा महसूस होता था कि मैं बेथ में वापस जा रही हूं। लेकिन यह मुझे उन हिस्सों को लेने के लिए भी प्रेरित किया जो महिलाओं के चरम पक्षों को दर्शाते हैं। 1995 में फ्रेल ने ब्रुकसाइड में अपने काम के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय अभिनेत्री की श्रेणी में राष्ट्रीय टेलीविजन पुरस्कार जीता। 13 मुझे यकीन था कि मैं एक भयानक गलती कर रहा था, कि मेरे पास मेरे स्टेशन से ऊपर के विचार थे, और थोड़ी देर के लिए मैंने वास्तव में सोचा कि मैं फिर कभी काम नहीं करूंगा। लेकिन फिर अचानक सब कुछ ठीक हो गया। ब्रुकसाइड छोड़ने के अपने फैसले पर फ्रेल 2013-14 शो छोड़ने के बाद फ्रेल को इमेल्डा स्टॉन्टन के साथ टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट के एक एपिसोड में कास्ट किया गया और स्टीफन पोलियाकॉफ की टेलीविजन फिल्म द ट्राइब 1998 में दिखाई दिए,
जिसने मैनेज ए ट्रोइस सेक्स सीन को शामिल करने के लिए विवाद पैदा किया। 15 इसके बाद उन्होंने चार्ल्स डिकेंस की अवर म्यूचुअल फ्रेंड और रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन की सेंट इव्स दोनों 1998 के छोटे स्क्रीन रूपांतरणों में प्रमुख भूमिकाएं निभाईं और द लैंड गर्ल्स 1998 जैसी कई ब्रिटिश फिल्मों में सह अभिनय किया। राचेल वीज के साथ दुष्ट ट्रेडर 1999, इवान मैकग्रेगर के साथ और मैड काउज 1999, 16 जोआना लुमली के साथ। इसके बाद वह शेक्सपियर के ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम के 1999 के फिल्म संस्करण में हर्मिया के रूप में दिखाई दी। मुझे लगता है कि उस भूमिका ने मेरे लिए चीजें बदल दीं, खासकर अमेरिका में, क्योंकि कलाकार वास्तव में बहुत अच्छे थे। केविन क्लाइन, मिशेल फिफर, क्रिश्चियन बेल और लोगों ने सोचना शुरू कर दिया, अगर वह उन लोगों के साथ काम कर रही है तो उसे अवश्य करना चाहिए अच्छा कर रहे हो। ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम पर फ्रेल 2005-17। इस अवधि के दौरान फ्रील ने पैट्रिक मार्बर के क्लोजर के निर्माण में अपना ब्रॉडवे डेब्यू किया, जो न्यूयॉर्क के म्यूजिक बॉक्स थिएटर में 172 प्रदर्शनों तक चला। शो को आलोचकों द्वारा सराहा गया, जिनमें से कई ने फ्रेल को एक आकर्षण के रूप में उल्लेख किया। वैरायटी के चार्ल्स इशरवुड ने लिखा, यह बेहद प्यारी फ्रेल है जो यहाँ की खोज है। उसकी एलिस नाटक का शून्यवादी मूल और उसका कोमल केंद्र दोनों है, और क्रूरता और नाजुकता का विरोधाभासी मिश्रण वह इसमें लाती है, जो नाटक की गहरी सच्चाइयों के लिए आवश्यक है। यह एक सितारा बनाने वाला प्रदर्शन है। 18 उस वर्ष बाद में फ्रेल ने एक नाटक में उत्कृष्ट फीचर्ड अभिनेत्री के लिए ड्रामा डेस्क पुरस्कार जीता। 19 2001-2009 स्टेज भूमिकाएं, फिल्म कार्य और पुशिंग डेजीज। 2001 में फ्रेल ने फ्रैंक वेडेकाइंड के लुलू के रूपांतरण में वेस्ट एंड स्टेज पर पदार्पण किया। 20 इस दौरान उनकी फिल्मी प्रस्तुतियों में बैरी लेविंसन द्वारा निर्देशित और बिली कोनोली की सह अभिनीत एन एवरलास्टिंग पीस 2000 में मुख्य भूमिकाएं शामिल थीं। जेरेड लेटो के सामने सनसेट स्ट्रिप 2000, मी विदाउट यू 2001, मिशेल विलियम्स के साथ और रिचर्ड डोनर की बड़े बजट की फंतासी साहसिक फिल्म टाइमलाइन 2003, जिसमें उन्होंने जेरार्ड बटलर की प्रेमिका की भूमिका निभाई। उन्होंने कनाडाई फिल्म द वॉर ब्राइड 2001 में भी अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए जिनी पुरस्कार नामांकन मिला। 21 फ्रेल की अगली अभिनीत भूमिका आयरिश टेलीविजन फिल्म वाटरमेलन 2003 में थी, जहां उन्होंने ब्रेंडा फ्रिकर के साथ सह अभिनय किया। उसके बाद उन्हें द जूरी में अटॉर्नी मेगन डेलाने के रूप में लिया गया, जो एक अमेरिकी कानूनी ड्रामा श्रृंखला थी जो 2004 में फॉक्स पर एक सीजन के लिए चली थी। द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए शो की अपनी समीक्षा में एलेसेंड्रा स्टेनली ने इसे चतुर अभिनव कहा और फ्रेल के बारे में कहा, उनका चरित्र सबसे सुगठित और प्रेरक है। 22 हर कोई कह रहा था, आप कभी विश्वास नहीं करेंगे कि यह कितनी कड़ी मेहनत है, और मैं उनसे कह रहा था कि चिंता न करें क्योंकि मुझे इसकी आदत है। लेकिन हे भगवान, क्या वे सही थे। आप सेट से भाग जाते हैं, एक दृश्य और बदल जाओ और वापस दौड़ो। यह बहुत तेज और बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित है, लेकिन यह कठिन कठिन खूनी काम है। अमेरिकी टेलीविजन द जूरी पर अपनी पहली नौकरी पाने पर फ्रेल 2005-17। 2005 में फ्रेल ने ब्रिटिश अमेरिकी खेल नाटक गोल में एक ज्योर्डी नर्स की भूमिका निभाई। अगले वर्ष उन्होंने कनाडाई फिल्म नियाग्रा मोटल में अभिनय किया और प्रदर्शन कला में योगदान के लिए बोल्टन विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। 2007 में ब्रायन फुलर द्वारा बनाई गई एक अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा टेलीविजन श्रृंखला पुशिंग डेजीज में फ्रेल को मुख्य किरदार चार्लोट चक चार्ल्स के रूप में लिया गया था,
जो 2007 से 2009 तक एबीसी पर प्रसारित हुआ था। शो को अपने 2 सीजन के दौरान अनुकूल समीक्षा मिली। 23 और फ्रेल के प्रदर्शन ने उन्हें गोल्डन ग्लोब नामांकन दिलाया। 24 हालांकि नवंबर 2008 में यह पता चला कि रेटिंग में गिरावट के कारण पुशिंग डेजीज को रद्द कर दिया गया था। 25 इसके बाद फ्रेल को अगले वर्ष के पायलट सीजन के दौरान कई टेलीविजन भूमिकाओं की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने अपने फिल्मी करियर पर ध्यान केंद्रित करने के पक्ष में उन सभी को अस्वीकार कर दिया। 26 इसके बाद जुराज जकुबिस्को द्वारा निर्देशित एक ऐतिहासिक नाटक बाथरी 2008 में शीर्षक चरित्र के चित्रण के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2009 के चेक लायन पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। 21 यूके £9 5 मिलियन के बजट के साथ यह फिल्म मध्य यूरोप में उस तारीख तक बनी सबसे महंगी फिल्म थी और स्लोवाकिया में बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिया। 27 द गार्जियन के लिए एक मिश्रित समीक्षा में ग्वालाडिस फाउचे ने लिखा, फ्रेल अपनी भूमि की रक्षा के लिए तलवारें चलाने, किसानों पर अत्याचार करने, जहर की साजिशों से बचने और कार्वागियो इतालवी चित्रकार से प्यार करने में 2.5 घंटे बिताती है। दृश्य एक गॉथिक माहौल में नहाए हुए हैं जो आपके द्वारा देखी गई हर ड्रैकुला फिल्म में सबसे ऊपर है। पैन यूरोपीय कलाकार इसे उल्लास के साथ प्रस्तुत करते हैं, जबकि फ्रेल एक स्थानीय लहजे में एक दिलचस्प प्रयास में अपने आर को रोल करता है। 27 फ्रेल ने 2009 की लैंड ऑफ द लॉस्ट में विल फेरेल के साथ सह अभिनय किया, जो इसी नाम की टेलीविजन श्रृंखला पर आधारित एक बड़े बजट की साहसिक फिल्म थी। वह उस वर्ष ट्रूमैन कैपोर्ट के ब्रेकफास्ट एट टिफनीज के रूपांतरण में वेस्ट एंड में भी लौटीं, जो थिएटर रॉयल हैमार्केट में खेला गया और नग्नता के कारण ध्यान आकर्षित किया। 28 प्रोडक्शन को मिश्रित समीक्षाएं मिलीं, लेकिन फ्रेल के होली गोलाइटली, उनकी सर्वकालिक पसंदीदा नायिकाओं में से एक, का चित्रण 29 की प्रशंसा की गई। द इंडिपेंडेंट की एलिस जोन्स ने उसे संक्रामक के रूप में वर्णित किया और कहा, भव्य रूप से गामिन और लिपटी हुई, टिफनी के उपहार की तरह कभी भी अधिक असाधारण रूप से झुकी हुई कॉकटेल पोशाकों की एक श्रृंखला में, वह एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली मंच उपस्थिति है, एक ही समय में खतरनाक रूप से उत्तेजक और बचकानी पसंद करना। 30 फ्रेल प्रोडक्शन में नग्न दिखाई दी। एक पूर्वावलोकन प्रदर्शन के दौरान ली गई उसके नग्न दृश्य की एक छवि इंटरनेट पर आ गई, जिससे प्रदर्शन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। 31-32 नवंबर 2009 में फ्रेल को ब्रिटिश ड्रामा सीरीज द स्ट्रीट में एक संघर्षरत एकल मां के चित्रण के लिए आरटीएस पुरस्कार मिला। 33 2010-2019 पुरस्कार मान्यता और मार्सेला। 2010 में फ्रेल वुडी एलन द्वारा निर्देशित कॉमेडी यू विल मीट ए टॉल डार्क स्ट्रेंजर में एंथनी हॉपकिंस और नाओमी वॉट्स के साथ दिखाई दिए। उसी वर्ष उन्होंने क्राइम ड्रामा लंदन बुलेवार्ड में कॉलिन फैरेल और केरा नाइटली के साथ अभिनय किया और विज्ञान फाई थ्रिलर लिमिटलेस में ब्रैडली कूपर और रॉबर्ट डी नीरो के साथ सह अभिनय किया। 2011 में फ्रील नकली श्रृंखला कम फ्लाई विद मी के एक एपिसोड में खुद के एक काल्पनिक संस्करण के रूप में दिखाई दी। 34 उसी वर्ष उन्होंने SYFY चैनल पर नेवरलैंड में अभिनय किया, जो जेएम बैरी के पीटर पैन का प्रीक्वल था, और ITV नाटक विदाउट यू में अपने प्रदर्शन से आलोचकों की प्रशंसा अर्जित की। 35-36 इसके बाद फ्रेल चेखव के अंकल वान्या के रूपांतरण में वेस्ट एंड में एक बार फिर लौटीं और येलेना के अपने चित्रण के लिए मजबूत समीक्षा अर्जित की। 37-38 इसके बाद उन्होंने BBC सीरीज पब्लिक एनिमीज 2012 में अभिनय किया। द लुक ऑफ लव 2013 में स्टीव कूगन की पत्नी की भूमिका निभाई। पॉल रेमंड के जीवन पर आधारित एक बायोपिक और ब्रिटिश में अभिनय किया। फिल्म हैविंग यू 2013 एंड्रयू बुकान के साथ। सितंबर 2013 में
फ्रेल को रिडले स्कॉट द्वारा निर्देशित शोटाइम पायलट द वेटिकन में काइल चैंडलर के साथ कास्ट किया गया था। 39 वर्ष के अंत में यह घोषणा की गई कि नेटवर्क ने पूरी श्रृंखला के साथ आगे नहीं बढ़ने का निर्णय लिया है, जैसा कि पहले से योजना बनाई गई थी। 40 2015 में फ्रेल को अमेरिकन ओडिसी में सार्जेंट ओडेल बैलार्ड की मुख्य भूमिका में लिया गया था, जो एनबीसी पर एक सीजन के लिए चला था। उन्होंने प्रशंसित नॉर्वेजियन मिनिसीरीज द हैवी वाटर वॉर यूके शीर्षक द सबोटर्स में भी अभिनय किया। 41 जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेट एक नाटक था। इसके बाद उनकी 4 फिल्मों में प्रमुख भूमिकाएं थीं। अर्बन एंड द शेड क्रू 2015, जो इसी नाम की नॉन फिक्शन किताब पर आधारित थी। डार्क कॉमेडी द क्लीन से 2016, जिसमें उन्होंने अंजेलिका हस्टन के साथ सह अभिनय किया। रिवे उंज थ्रिलर आईटी 2016, जॉन मूर द्वारा निर्देशित और पियर्स ब्रॉसन के सहकलाकार और आयरिश कनाडाई अपराध नाटक टोमेटो रेड 2017। 2016 से फ्रेल ने ब्रिटिश नॉर्डिक नॉयर जासूसी श्रृंखला मार्सेला में शीर्षक भूमिका निभाई है। उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2017 प्राप्त किया। 42 जो डिसाइडर को असाधारण लगा। फ्रेल अभिव्यक्ति के उस्ताद हैं। एक दृश्य से दूसरे दृश्य में अभिनेत्री का चेहरा ठंडी कठोर निगाहों से हटकर डरावनी आंखों वाली चौड़ी आंखों में बदल सकता है। यह कभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि मार्सेला क्या सोच रही है या वह आगे क्या करने जा रही है। यह न केवल फ्रेल को अपनी विस्तृत श्रृंखला का पता लगाने की अनुमति देता है, बल्कि यह इस शो के अस्थिर स्वर को भी जोड़ता है। 43 इसे स्वीकार करने के बाद मैं लगभग इससे बाहर आ गया, क्योंकि मैंने सोचा, हे भगवान, मैं यह कैसे कर सकता हूँ? बहुत सारी अद्भुत महिला जासूस हैं जिन्होंने इसे इतनी अच्छी तरह से किया है। मुझे नहीं पता कि मैं क्या अलग पेशकश कर सकती हूँ, इसलिए जब इसे उतनी अच्छी तरह से प्राप्त किया गया तो मैंने सोचा कि शायद मैंने कुछ ऐसा किया है जो अलग है और मैंने इस पर अपना स्वामित्व और अपनी मुहर लगा दी है। मार्सेला पर फ्रेल 2018। 44 2018 में यह घोषणा की गई थी कि श्रृंखला तीसरे सीजन के लिए वापस आएगी। 45 जिसका प्रीमियर 2021 में हुआ। 46 2017 में फ्रेल ने द गर्लफ्रेंड एक्सपीरियंस के दूसरे सीजन में अभिनय किया, जो स्टारज नेटवर्क के लिए स्टीवन सोडरबर्ग द्वारा निर्मित एक ड्रामा सीरीज थी। 2 महिलाओं के साथ संबंधों में लिप्त रिपब्लिकन एरिका माइल्स के फ्रेल के चित्रण को शानदार 47 और उत्कृष्ट बताया गया। 48 श्रृंखला के गहन कार्य शेड्यूल और इसके सेक्स दृश्यों की स्पष्ट प्रकृति का उल्लेख करते हुए फ्रेल ने कहा कि यह भूमिका उनका अब तक का सबसे चुनौतीपूर्ण काम थी। 49 उसी वर्ष 6 भाग वाले बीबीसी नाटक ब्रोकन में उनके काम के लिए उन्हें ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 50 फ्रील के दृश्य चोरी चित्रण में बेसहारा क्रिस्टीना फिट्जसिमन्स के बारे में बात करते हुए मेट्रो की सारा दीन ने कहा, फ्रेल ने क्रिस्टीना की उन्मत्त हताशा को उत्कृष्ट रूप से निभाया है। सभी जंगली आंखें, फड़फड़ाते जूते और शुष्क हास्य। मैं गया था मांस और मुझे बोरी मिल गई। मुझे कल क्या मिलने वाला है? सिस्टिटिस। आप यह नहीं बता सकते कि क्या उसकी बुद्धि वास्तविक थी या उसे फूट फूट कर रोने से रोकने के लिए एक रक्षा तंत्र के रूप में जल्दबाजी में विकसित की गई थी। 51 अक्टूबर 2018 में फ्रेल ने बटरफ्लाई में एक ट्रांसजेंडर बच्चे के माता पिता की भूमिका निभाई। द गार्जियन की लुसी मैंगन ने लघु श्रृंखला को महत्वपूर्ण, सच्चा, एक अद्भुत नाजुक नाटक जो नई जमीन को ध्यान से कवर करता है और पूरी तरह से महसूस किए गए पात्रों को पेश करता है के रूप में वर्णित किया है। 52 जबकि न्यू स्टेट्समैन को लगा कि फ्रेल की मां का चित्रण अपराध से भरा हुआ है, स्टर्लिंग था।
तिरपन फ्रेल ने कहा कि वह और शो के निर्माता इसे यथासंभव यथार्थवादी बनाने की एक बड़ी जिम्मेदारी महसूस करते हैं। हम इन सभी अद्भुत परिवारों से मिले जो कह रहे थे, कृपया हमारी कहानी बताएं और इसे ठीक से बताएं। मैंने कहा, करें क्या आप प्रतिनिधित्व महसूस नहीं करते? और उन्होंने ही कहा, लोगों के पास बहुत सारी टिप्पणियां और राय हैं, लेकिन वास्तव में वे कुछ हद तक गलत जानकारी वाले हो सकते हैं। 54। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात की इस ज़बरदस्त एक तरह से मूवी के बारे में जो कि हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली। आपने यदि इसे देख लिया है तो आप अपना रिव्यू लिख सकते हैं और बाकी वन टाइम तो आप जरूर से वॉच कीजिएगा, नेटफ्लिक्स के ऊपर प्रोवाइड कराई गई है। साथ ही साथ और भी कई इन्फॉर्मेशन मैंने इस मूवी के बारे में आपको दी ही दी है। एक्सप्लेनेशन की अलग से वीडियो यदि आप चाहते हैं तो वो मैं लाने की कोशिश करूँगा। बाकी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन तो मैंने कर ही दिया है। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।